तो कैसे हैं आप सब। मिडिल एजुकेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे बेहद खुशी हो रही है इस बात को जान करके कि क्लास 10th के बच्चे केवल एक ही मैसेज करते हैं, प्लीज़ टॉपर्स रेस को कंप्लीट कीजिए। एंड सच में आई एम सो हैप्पी। वो स्टूडेंट जो कल तक मेरे से पेपर के लिए जुड़े थे, लेकिन आज वो बोल रहे हैं स्वयं कि प्लीज़ टॉपर्स रेस कंप्लीट करो, हमें आपके टॉपर सीरीज से मतलब है। एंड थैंक यू सो मच टॉपर सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। एंड मेरा टारगेट यही है कि आपको एमपी बोर्ड में टॉप कराना है एंड डेफिनेटली टॉप कराऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट्स के मन में ये दुविधा है या फिर ये प्रश्न है कि सर क्या मैं आपके टॉपर सीरीज के वीडियो को देख करके पास हो जाऊंगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। टॉपर सीरीज का वीडियो देखने के बाद न केवल आप पास होंगे बल्कि यकीनन आप अपने स्कूल के टॉपर बनेंगे। अगर आपका अभी तक परसेंटेज 70 से 80 आता था तो समझो अपने स्कूल के टॉपर तुम हो, और अगर तुम्हारे परसेंटेज 40 से 50 आता था तो डेफिनेटली तुम्हारे 70 से 80 परसेंटेज आएंगे। मतलब आपके पढ़ाई में, आपके रिजल्ट में 20 परसेंटेज का बूस्टअप देखने को मिलेगा। आप स्वयं को ये चीज़ लग रहा होगा टॉपर सीरीज का वीडियो देखने के बाद। देखिए स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा टॉपर सीरीज कवर कर रहा हूँ परीक्षा अध्ययन वर्ष 2024 से। एंड आपको इससे मतलब नहीं है, आपको मतलब होना चाहिए क्वेश्चन से कि हमारा क्वेश्चन क्या है। परीक्षा बोर्ड से अच्छे परीक्षा अध्ययन में क्वेश्चन लगे, इसलिए मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ, लेकिन गणित अभी भी आपका परीक्षा बोर्ड से ही जारी है। ये हमारा टॉपर सीरीज का लेक्चर नंबर 10 होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, इतने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिया हूँ जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान के सभी क्वेश्चंस को आसान भाषा में समझाया हूँ। तो चलिए सीधे हम जंप करते हैं आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उसके पहले जाते जाते रास्ते में मिला हमें हमारा ब्लूप्रिंट। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट बता देता हूँ, टॉपर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 तक अपलोड हुआ था, जिसमें समकालीन भारत 2 को मैंने अच्छे से कवर किया था। इसके बाद आपके सामने मैं प्रेजेंट किया था भारत और समकालीन विश्व 2, यहाँ के सारे क्वेश्चंस को। इसके बाद मैंने कवर किया लोकतांत्रिक राजनीति 2, यहाँ के सारे क्वेश्चंस को। और इसके बाद हमने कवर किया आपका आर्थिक विकास की समझ, जो कि इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मतलब टोटल अभी तक जितने भी लेक्चर अपलोड हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 मतलब यहाँ तक का पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। बहुत ज़्यादा हम लोग का सिलेबस हो चुका है, सिलेबस अब लगभग एंड की ओर है। बस मात्र 2 वीडियो आएंगे, एक ये और एक वीडियो और आएगा, और टॉपर सीरीज का हो जाएगा धड़ल्ले से द एंड। देखो टोटल अब आपके इतने ही बचे हैं, मतलब 4 नंबर का यहाँ से, 4 नंबर का यहाँ से, 3 नंबर का यहाँ से और 2 नंबर का यहाँ से। यदि मैं इनको जोड़ूँ तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 13, मात्र 13 नंबर का और बचा है। अब बताओ टॉप तुम ही करोगे भाई साहब। चलो अब देखो बेटा, इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका अध्याय नंबर 1 विकास। यहाँ से 2 नंबर का एक प्रश्न और 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आपका मुद्रा और साख और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से 2 चैप्टर ये रहा हमारा वीडियो, हमारा टॉपर सीरीज होगा द एंड। तो चलिए हम जंप करते हैं अपने इस चैप्टर विकास की तरफ। तो ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 18 विकास। विकास का मतलब ये नहीं कि आपके गांव या मोहल्ले किसी लड़के का नाम नहीं है या फिर अपने बच्चे का नाम विकास रखने से आप विकास नहीं कर पाएंगे। विकास मतलब होता है डेवलप। एंड डेवलप करने के लिए हमारे हिंदुस्तान को 1991 में एक मॉडल आया था जिसका नाम था LPG। एल मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब हो गया निजीकरण, इसका मतलब हो गया उदारीकरण और इसका मतलब हो गया वैश्वीकरण। ठीक, तो ये LPG मॉडल आया था हमारे भारत देश को विकास करने के लिए। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि LPG मॉडल कब लागू किया गया था, 1 नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। टेंशन मत लो, बाकी 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। अब देखो एक दूसरा प्रश्न जो कि MP बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न है, हर साल पूछता है कि यहाँ पर लिखा है केरल में प्रति 1000 व्यक्ति में शिशु मृत्यु दर क्या है। ये प्रश्न कभी नहीं पूछता। तो फिर प्रश्न क्या आता है, केरल की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो पता होना चाहिए 93% है केरल की साक्षरता दर। मतलब अगर केरल में 100 व्यक्ति निवास करते हैं उसमें से 93 व्यक्ति वेल एजुकेटेड हैं। आपको पता है केरल में अगर तुम ऑटो वाले से बात करोगे वो तुमसे इंग्लिश में बात करेगा, है ना। ऑटो वाला भी तुमसे इंग्लिश में बात करते हुए नजर आएगा। इसलिए अगर आप कभी केरल घूमने जाओ तो इंग्लिश अपनी तगड़ी कर लेना, नहीं तो तुमको बहुत शर्म आएगी यार। बताओ कि हम इतने इंटेलिजेंट अपने स्कूल के टॉपर और यहाँ इंग्लिश में मात खा गए।
ठीक, ये प्रश्न आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे परीक्षा में आएगा वो भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है? बच्चे को पता होना चाहिए, केरला है। 93% साक्षरता है केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां नंबर तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन मतलब CSO किस वर्ष राष्ट्रीय आय का अनुपात पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट दे रहा है? तो इसका सही आंसर आपको लगाना है 1955। आपको पता है राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला CSO ही है, मतलब केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यही राष्ट्रीय स्तर की गणना करता है। और राज्य स्तर पर NSSO नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये राज्य स्तर पर आपके इनकम की गणना करता है। ठीक है, चाहे कोई भी हो। गॉट इट? मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। 1 नंबर के क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं टेस्ट के माध्यम से टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, प्लीज़ जाकर के टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अब देखो भैया, सबसे पहला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? आपकी परीक्षा में ये कभी नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब जरा समझो राष्ट्रीय आय क्या होता है। ठीक, ये हमारा हो गया प्यारा हिंदुस्तान। ठीक, यहाँ सब हम निवास करते हैं। इसको मैं जम्मू बना देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से। हंसना मत भाई, थोड़ी बिगड़ गया मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय क्या है? हम एक वर्ष में हमारे देश के उत्पादित जितने भी वस्तुएं हैं इनसे जो अर्निंग होती है, जो कमाई होती है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ गए? हमारे देश के भीतर एक वर्ष में समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का योग, जिस पर जो खर्चा हुआ है वो घटा दिया जाए, उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। अभी भी समझ नहीं आया? फिर से सुनना। हमारे देश में एक वर्ष के भीतर जितना भी हमने कमाई किया, सपोज करो कि कोई सेव बेचा, कोई फुल्की बेचा, चाट बेचा, कोई यूट्यूब में वीडियो बनाया, कोई कोचिंग में पढ़ाया, कोई कुछ किया, एक साल में हमने जितना पैसा कमाया, चाहे मशीन उद्योग से कहीं से भी हो, एक साल में हमने जितना पैसा कमाया, सपोज करो कि अर्निंग किया हमने 100 रुपये। ठीक है, एक साल में हमने 100 रुपये कमाया और 100 रुपये में जो हमारी वस्तुएं जो खराब हुई, जैसे मशीन में कलपुर्जे घटे या फिर कुछ भी, उस मूल्यह्रास को, उसे मूल्यह्रास कहते हैं, मूल्यह्रास को घटा दिया जाए। सपोज करो कि कलपुर्जे के मेरे खर्च हुए 20 रुपये और जो हमारा बचा वो कहलाएगा राष्ट्रीय आय। मतलब देश की अर्निंग यही है, मतलब जो हमें प्रॉफिट हुआ उसमें जो खर्चा हुआ वो आपका राष्ट्रीय कहलाएगा। अरे सिंपल सा यार, एक बात बताओ, तुम कमाते हो पर डे का 1000 रुपये, समझना 1000 रुपये कमाते हो, तुमने 100 रुपये अपने बीवी पे खर्च कर दिए, 100 रुपये कर दिए अपने बच्चे पर, 100 रुपये अपने पर, तुमने 300 रुपये खर्च किया, तुम्हारा महीने कितना बचा? 700। वही तो राष्ट्रीय आय है। समझ गए? मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आया होगा। चलिए, इसलिए जो इनकम टैक्स वगैरह फिल करते हैं ना, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो लोग को दिखाना पड़ता है कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, दिखाओ खर्च कहाँ किए हो, ताकि राष्ट्रीय आय निकल सके। चलिए, शिशु मृत्यु दर क्या है, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तो इसको जरा सुन लो। 1000 जीवित बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु 1 वर्ष के अंतर हुई है, इसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु जन्म दर किसे कहते हैं? तो एक वर्ष के अंदर जीवित हुए बच्चों की संख्या को ही शिशु जन्म दर कहते हैं। ठीक, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। लो भैया, जितने भी प्रश्न बन सकते थे वहाँ पे मैं बता दिया। चलिए, साक्षरता दर क्या है? तो सिंपल सा, 7 वर्ष से अधिक की आयु के लोग जो साक्षर होते हैं उन्हें साक्षरता दर कहते हैं। ख़त्म, ये भी कंप्लीट हुआ। चलिए, और यहाँ से क्या कुछ बन सकता था? जी नहीं। यहाँ से लघुत्तरीय से भी देख लेता हूँ, नहीं, यहाँ से भी कुछ नहीं आएगा। ऊर्जा के गैर परंपरागत और परंपरागत साधन आपको पता होना चाहिए, इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, गैर परंपरागत में जैसे सौर ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कूड़ा कचरा, ये कभी खत्म नहीं होगा। मलमूत्र वगैरह कभी खत्म नहीं होगा, जब तक इंसान रहेगा तब तक मलमूत्र फैलाते रहेगा। ठीक, लेकिन परंपरागत में जो खत्म हो जाता है, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सब परंपरागत में आएगा। बस मेरे दोस्त, इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं सतत विकास का अर्थ और इसका उद्देश्य बताइए। सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास करना, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। ठीक है, और इसका क्या बोला है मुख्य उद्देश्य? सतत विकास का पहला और सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य होता है कि हमेशा लाभों की प्राप्ति करना। सेकंड मुख्य उद्देश्य होता है कि उत्पादक परिसंपत्ति जैसे भौतिक, मानवीय, पर्यावरणीय के स्टॉक को संरक्षित करना। एंड तीसरा बड़ा मुख्य उद्देश्य होता है निर्धन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करना।
इस प्रकार से आपको ये लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है HDI, तो ये नहीं पूछेगा। HDI के 3 इंडेक्स होते हैं। ठीक है, वो इंडेक्स कौन कौन है तीनों का नाम लिखना है। ठीक है, गरीबी हो गया, साक्षरता हो गया और निर्धनता, साक्षरता और एक और कोई है, ठीक मैं भूल रहा हूँ। तो HDI के 3 इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। इस चीज़ को आप अपने बुक में देख सकते हो, नहीं मिले तो आप गूगल कर लेना प्लीज़। ठीक है, क्योंकि मैं भूल रहा हूँ। नवीकरणीय अनावीकरणीय बता दिया हूँ, जिसे गैर नवीकरणीय बोल कहते हैं। ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा, बस इतने में ही तुम्हारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आगे आता है अध्याय नंबर 19, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। यहाँ से टोटल 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ से 4 नंबर का एक प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। यहाँ से मिल सकता है आपको 3 नंबर का प्रश्न देखने से, 2 नंबर का और 1 नंबर का। वैसे मैं बता देता हूँ, इस चैप्टर से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, आई थिंक 3 नंबर का एक प्रश्न बनेगा, फिर 2 नंबर का एक प्रश्न बनेगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए खैर हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपको बता दिया गया कहाँ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो फिर भी। सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है, ये देख लेना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजन, ये देख लेना। कपास किस प्रकार का उत्पादन है, ये देख लेना। ठीक, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। बाकी ये मतलब इस चैप्टर से मुख्यतः मैं बता देता हूँ, आपको 1 नंबर का प्रश्न यदि सॉल्व करना है तो 3 चीज़ पता होनी चाहिए, जरा समझ लेना बात को। पहला, दूसरा और तीसरा। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, ध्यान से देख लो, कृषि। द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा आता है। अब समझना बात को। कृषि के अंतर्गत मतलब खेती किसानी करना, चाहे आप मछली पालन करो, कुक्कुट पालन करो, मुर्गी पालन करो, बकरा पालन करो, धान की खेती करो और या फिर तुम सब्जी की खेती करो, जितने भी कृषि के अंतर्गत आएगा सभी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। प्रश्न सीधे तौर पर पूछता है कि मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या फिर मछली पालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्रिय छात्र एंड छात्राओं, आपको पता होना चाहिए मछली पालन है वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक, हमेशा बना है यार, हमेशा बना है, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं बनेगा, है ना। तुम्हारा कोई एलियन तो पेपर बनाएगा नहीं, पेपर तो बनाएगा एक शिक्षक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मुझे स्वयं पेपर बनाने को बोला जाता तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर डालता, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं उद्योग। यदि मैं उद्योग की बात करूं तो उद्योग में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, चाहे आपका कपड़ा उद्योग हो गया, सिलाई उद्योग हो गया, कढ़ाई बुनाई, मोबाइल का उद्योग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है, जितने भी चीज़ आते हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, वो सारे के सारे इसी में आते हैं। ठीक, अब आता है सेवा क्षेत्र। जैसे मैं तुम्हारी सेवाएं कर रहा हूँ, मतलब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। कोई डॉक्टर है, कोई नाई है, ये सब तुम्हें सेवा देता। भाई नाई तुम्हारा बाल काटता है, अरे बाप रे, फिर देखो लड़के अपने बाल खड़े और लड़कियां अपनी जुल्फी घुमाते हुए, है ना। ये सारे के सारे जो सेवाएं देते हैं वो सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखना, तुम्हें यहीं से संबंधित MCQ देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ तीनों क्षेत्र आपको समझ में आया है। अगर आया है तो मिडिल एजुकेशन को थैंक्स लिखना मत भूलना। देखो यार, मिडिल एजुकेशन को तुम प्यार और सपोर्ट दो। मिडिल एजुकेशन हर एक चीज़ फ्री में देगा, टेंशन मत लो। और टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारा रियल प्रश्न पत्र हो या फिर कोई वायरल पेपर या फिर कोई मॉडल पेपर, सब मिलेगा एकमात्र आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल मिडिल एजुकेशन में। एक बात बोलूँ, मैं रियल वर्ड का यूज़ नहीं करूँगा, ध्यान सुन लो, मैं रियल वर्ड का यूज़ नहीं करूँगा, बाकी आपको अंदर मिलेगा रियल वाला। गॉट इट। मैं उम्मीद करता हूँ समझ तो आया ही होगा। बाकी टेंशन मत लो, मेरे मोस्ट टाइम क्वेश्चंस ही तबाही मचाएंगे, रियल छोड़ दो, तुम खुद भूल जाओगे। अरे क्या बोलोगे यार, मिडिल साइड करो यार, तो मोस्ट IMP डालो। चलो बेटा, पहला प्रश्न देख लो। प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत एक एग्जाम्पल, मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र, क्या गन्ने से चीनी द्वितीय क्षेत्र, संचार तृतीय क्षेत्र। संचार मतलब जब बात करते हो मेरे बाबू ने था ना था, वही संचार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? जी नहीं, इस पेज से नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है सेवा क्षेत्र क्या है, अल्प बेरोजगारी क्या है। अल्प बेरोजगारी का मतलब होता है, ये सेवा क्षेत्र है, ठीक है। अल्प बेरोजगारी का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को थोड़ी समय के लिए रोजगार मिले, ठीक है, फिर बेरोजगार बैठा। जैसे मैंने बोल दिया कि यार मेरे यूट्यूब के लिए कोई PDF बनाएगा क्या, तो कोई बच्चा है बोला हाँ सर मैं PDF बना दूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 5-10 रुपये पेमेंट करूंगा। बोला ठीक है सर, ओके गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं सर, हम कर देंगे, है ना। मैंने तुमको थोड़ी समय के लिए रोजगार दिया, उसे कहेंगे अल्प बेरोजगारी। लेकिन मैं तुमको दे दूँ कि चलो 8 घंटे आकर के आपको रेगुलर हमारे यहाँ काम करनी है, हम आपको इतने के बेस पे पेमेंट देंगे, 8 घंटे मिनिमम काम करना, इसे कहेंगे पूर्ण रूप से रोजगार। चलिए गॉट इट। मैं उम्मीद करता हूँ समझ तो आया होगा।
देखो भैया, ये रहा फिर से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र, देख लो यहीं से प्रश्न आएगा, यहीं से घुमा फिरा के पूछेगा, तुम देख लेना, ये बात तो लिखित में ले ले। ठीक है, ये भी कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम तो समझ गए होगे यार कैसे क्वेश्चन आएगा। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्र को अच्छे से समझ लेना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं मनरेगा वाला प्रश्न, एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि मनरेगा को सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन की रोज़गार गारंटी मिलती है और मध्य प्रदेश में आई थिंक 210 रुपये या फिर 207 रुपये से कुछ है, 207 रुपये शायद मनरेगा के अंदर जो काम करता है उसको पेमेंट की जाती है एक दिन की अर्निंग। ठीक है, और भारत देश के लगभग सभी जिले में कार्य करता है, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में कार्य करता है मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत बहुत सारे व्यक्ति को रोजगार मिलता है, लेकिन यहाँ भी फर्जी घोटाला होता है। फर्जी घोटाला कैसे? व्यक्ति से काम नहीं कराते हैं, काम करा लेते हैं मशीन से और बोलते हैं हमारा काम हो गया, और मशीन वाले को देते हैं कम पैसा, वहाँ की पूरा पैसा खा जाते हैं। ये होता है मनरेगा में। ठीक, ये है सच्चाई। सच्चाई तो जानना ही चाहिए, है ना, बाकी तो सरकारी दस्तावेज में कुछ का कुछ चलता है। चलिए बेटा, ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कहता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण देकर के समझाना है, 2023 में पूछा गया था, देख लो। मैं बोला था ना, यही तीनों क्षेत्र से प्रश्न आएगा एंड इसी से तुमको देखने को मिला है। गॉट इट? मैं उम्मीद करता हूँ समझ तो आया होगा एंड समझोगे, पढ़ोगे अच्छे से, होगे नवाब। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। खुली तो नहीं पूछता, कभी नहीं बोलता खुली और बंद क्या है, लेकिन प्रच्छन्न हमेशा पूछता है। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है सुन लो जरा, सुन लो, अपने मन से लिखना। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, सपोज करो कि यहाँ पर एक कल्लू नाम का लड़के का खेत है। कल्लू के घर में 4 लोग रहते हैं, कल्लू की बीवी, कल्लू के 2 बच्चे। खेत है बहुत छोटा और कल्लू के घर में रहते हैं 4 लोग। अब कल्लू बोला यार चलो यार मियाँ बीवी दोनों चलते हैं, कुछ काम करते हैं। बीवी बोली नहीं यार, ये बच्चे क्या करेंगे, बच्चे होते हैं मन के कच्चे, हम नहीं रहेंगे, उधम मचाएंगे, इधर फोड़ेंगे उधर फोड़ेंगे, ना हो तो किसी का कनपटा फोड़ेंगे, तो इनको भी ले चलते हैं। बोले चलो भैया ले चलो, क्योंकि बच्चे हो चुके थे बड़े। ठीक है, इनका उम्र हो गया था 14 साल से ऊपर, ले गए। अब यहाँ पर आवश्यकता था 2 लोग का, लेकिन आवश्यकता से अधिक 2 बच्चे और चले आए ना, काम कर रहे हैं। आवश्यकता है ही नहीं फिर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि घर पे किसी का कनपटा ना फोड़ें। तो बस यही तो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब जहाँ पर आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम करें, जिनके हट जाने पर कार्य प्रभावित ना हो, वही आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपके आसपास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है किसानों के यहाँ। किसान लोग के यहाँ कोई काम नहीं होता तो बोलते हैं चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, सब लोग चलते हैं खेत में, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, ऐसा बोल के चले जाते हैं और काम धाम करते हैं बढ़िया, और फिर बढ़िया मज़े लेते हैं और चले जाते हैं घर। ठीक, इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के तृतीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे क्या आप सहमत हैं, ये देख लेना। रोजगार का अवसर, उत्पादन में वृद्धि, क्या बोला है, तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। ठीक है, और औद्योगिक विकास में सहायक। ठीक भाई साहब, जब हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को तभी जाकर के रोज़गार मिलता है। आप में से डेफिनेटली कोई ना कोई बच्चा बहुत अच्छे पोस्ट पर पहुंचेगा, कोई ना कहो कलेक्टर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई एसडीएम बन जाए। ठीक है, उत्पादन वृद्धि, उत्पादन भी होता है। अगर हम लोग जो सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं आपको टेक्नोलॉजी के साथ से रिलेट करेंगे तो डेफिनेटली उत्पादन बढ़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से भैया ये भी आपका होता है कंप्लीट। और देख लेते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर, इसे देख लेना, ये भी तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी कुछ नहीं आएगा, स्किप कर दो। ये देखो तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक द्वितीय तृतीय ही पढ़ ले यार, 2023 में पूछा, देख ले भाई, है ना। इस बार भी आएगा, इस बार पता है कौन कौन सा आएगा, प्राथमिक और द्वितीय का आएगा, कन्फर्म है। ये बात तो लिखित में लिख दिया, बोल दिया। देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, बस इतना ही इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूँ। जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, जो कि आपके चैप्टर का एंड होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक बगल में घंटी होगा, घंटी जरूर बजाना। बोर्ड परीक्षा के दिन वो घंटी काम आएगा। जैसे वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन रात में खड़ाक पहुँचेगा आप तक, और जल्दी उसका फ़ायदा उठा पाओगे। मैं करता हूँ वीडियो को एंड। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।